Hello everyone, welcome again to my channel Dear English Decoder. Myself विकास सिन्हा। आज का ये वीडियो टेंस के पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जाने बिना इंग्लिश ग्रामर को कभी भी आप अच्छे से सीख नहीं सकते। तो ये चैप्टर इसको समझना सभी स्टूडेंट को ज़रूरी है और इसलिए मैंने इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग बनाया है और आज के इस पार्ट में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिफ़िकल्टी आप फेस नहीं करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के कंटेंट इस चैनल में हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है पहले ये जाने। इसको हिंदी में काल कहते हैं। अब यहाँ मैंने टेंसेस लिखा है। अब क्यों लिखा है? क्योंकि टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एक नाउन है और प्लूरल नाउन में हम एस तो लगाते हैं, ये सबको पता ही होगा। तो टेंस का प्लूरल टेंसेस होता है, क्योंकि टेंस एक तो है नहीं, टेंस तो बहुत सारे हैं और इसलिए टेंस का टेंसेस। अब आगे ये बढ़ते हैं कि टेंस कहते किसको हैं। व्हाट इज अ टेंस? टेंस आखिर होता क्या है? तो इंग्लिश मीनिंग देखिए, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कार्य किस समय हुआ उसके हिसाब से वर्ब का जो फॉर्म होता है उसमें चेंजेज आ जाता है और जो चेंज लाए उसे ही टेंस कहते हैं। अब टेंस की बात करें तो उसके डिविजन्स कितने हैं, कितने भेद होते हैं? तो ये सबको लगभग पता ही होता है कि टाइम के आधार पर टेंस के 3 भेद होते हैं। यानी टाइम के आधार पर टेंस के 3 भेद कौन कौन हैं? अब है पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान मतलब क्या होता है? अभी। यानी प्रेजेंट टेंस क्या है? जो वर्तमान की बात बताए, यानी अभी जो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके बारे में जो बताए वो प्रेजेंट टेंस है। यानी उसका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। यानी इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, मिस्टर शर्मा हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। यानी पढ़ाते हैं मतलब क्या? प्रेजेंट में, इसलिए प्रेजेंट टेंस हो गया। आगे देखिए, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब हिंदी में भूतकाल। भूतकाल मतलब भाई भूत प्रेत वाला बात नहीं है ना, डरने की बात नहीं है। भूतकाल मतलब जो बीत गया, जो बीते समय या भूतकाल की बात करे। यानी जो वक्त बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं और उसके बारे में जो बात करे वो टेंस, वो सेंटेंस, पास्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। अब यहाँ क्या गया? मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश। यानी टीच का क्या हो गया? टॉट। अब देखिए, टेंस के हिसाब से टीच क्या बन गया? टॉट बन गया। यानी वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। यही टेंस का काम है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे या पढ़ाए। यानी पास्ट टेंस, वो काम हो गया। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या? भविष्यत काल मतलब भविष्य में जो काम हो रहा हो, यानी जो भविष्य की बात करे। यानी जो सेंटेंस में भविष्य की बात हो वो कहलाएगा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का। एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा विल टीच अस इंग्लिश। यानी मिस्टर शर्मा हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, यानी फ्यूचर में पढ़ाएंगे, इसलिए ये कहलाएगा फ्यूचर टेंस, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है, अभी तो नहीं। अब तीनों टेंस आपने देख लिया, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश और मिस्टर शर्मा विल टीच अस इंग्लिश। यानी तीनों टेंस का एग्जाम्पल हो गया।
अब देखिए 3 टेंस तो हमने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, अब इस टेंस की हम बात करें, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो देखिए तो इनके भी सब डिविजन्स हैं। तो इनके सब डिविजन्स कितने हैं? इनके सब डिविजन्स 4 हैं, 4। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम केस पास्ट के साथ भी है, सब कुछ वही बात है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट था तो यहाँ सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सेम है, सिर्फ ये पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट है। इन द सेम वे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी एक होगा सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंस में यूज होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी सबसे पहले टेंस 3 है और उस तीनों टेंस के 4 भाग हैं, यानी टोटल अगर हम अलग से बोलें तो 12 पार्ट्स हो गए टेंस के। इसीलिए टेंस का मैंने प्लूरल टेंसेस शुरू में लिखवाया था, जो आपको मैंने बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि पहले हम वर्ब का फॉर्म समझें, है ना, कि वर्ब फॉर्म क्या है, यानी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, डिविजन्स वर्ब के। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, V1, V2, V3, V4, V5, यानी किसी भी वर्ब का फॉर्म 5 है, जिसको V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का जो भी फर्स्ट फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, कोई भी जो बेस वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म। जैसे गो, ये ओरिजिनल वर्ब है, बेस वर्ब है, जो चेंजेस आना है वो गो में ही आएगा। V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, तो गो का V2 क्या हो गया, वेंट। फिर है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, जैसे गो, वेंट, V3 हो गया इसका गोन। V4 वर्ब के फोर्थ फॉर्म को कहते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, किसी भी बेस वर्ब यानी V1 में हम ing ऐड कर देंगे, V1 प्लस ing, तो वो V4 कहलाएगा। जैसे गो V1 था, उसमें ing लगा दिए तो गो का गोइंग बन गया। हर वर्ब के साथ, बेस वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ यही बात है, ing किसी भी वर्ब में लगा दें तो वो V4 कहलाता है। और V5 की बात करें तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी किसी भी वर्ब में, बेस वर्ब में यानी V1 में s या हम es ऐड कर दें तो वो V5 कहलाता है। जैसे गो V1 था, अब गो में हमने es लगा दिया तो गोज बन गया। यानी वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। जैसे अगर यहाँ रहता डू तो बन जाता V2 में डिड, डन, डूइंग, डज। यानी किसी भी बेस वर्ब में लगभग यही स्थिति होती है। तो किसी भी मेन वर्ब या बेस वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, जो आप देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट, जो मैंने 4 डिविजन्स बोला था, उसमें फर्स्ट जो सब डिवीजन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये दोनों एक ही है। अब हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू शो द प्रेजेंट टाइम, इट इज नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कोई भी टेंस प्रेजेंट टाइम जो बताए उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब है, अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, कौन कौन सा टेंस है, पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का नियम, जैसे हम आदमी को पहचानते हैं ना, उसकी हरकतों से, उसके बातचीत से, है ना, उसके फेस से, तो उसी तरीके से सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे।
तो इसके पहचानने का नियम क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सब लगा रहे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये तो हम पहचान लिए। अब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है? क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएगा तो हम ये पहचाना आना चाहिए। तो ये तो चलिए ता है ते हम पहचान लिए, लेकिन उसका यूज होता है कहाँ? आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, बीच में आगे स्किप करके ना देखें। आगे ये भी बताया जाएगा कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। फिलहाल है कि यूजेस कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम उसके क्वेश्चन के एरर को फाइंड आउट कर सकें। तब यूज कहाँ कहाँ होता है ये जानिए। अब यूज की बात करें तो फर्स्ट यूज क्या है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, यानी वर्तमान आदतन क्रिया, यानी वर्तमान में जो हमारी हैबिट होती है उस तरह के सेंटेंस के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, ही गेट्स अप, ही गेट्स अप एट 4 AM, वह सुबह के 4 बजे उठता है, यानी ये उसकी हैबिट है, सुबह के 4 बजे उठना उसकी हैबिट है। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अब हम सुबह के 4 बजे उठते, जैसे अगर मैं कहूँ कि वह सुबह के 4 बजे उठता है और लिख दें गेट्स की जगह V2 गॉट, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गॉट से हैबिट का पता नहीं चलता, वो एक बार हुआ पास्ट में। लेकिन गेट्स अप इसका मतलब बात हैबिचुअल एक्शन जो कि प्रेजेंट में उसकी हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही स्मोक्स। अब ही स्मोक्स का मतलब वह धूम्रपान करता है, यानी ये भी उसकी हैबिट है, तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, यानी ये मेरी हैबिट है, मैं सुबह में टहलता हूँ। अगर मैं लिख दूँ आई वॉकड तो क्या हो जाएगा? मैं सुबह में टहला, यानी एक बार टहला, हैबिट नहीं है। और हैबिट है तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अगर ये मेरी हैबिट है ना तो मैं बोलूँगा आई टीच यू। अब यहाँ पर है वह मेरे पास हमेशा मिलने आता है, ही कम्स टू मीट मी, ही ऑलवेज कम्स टू मीट मी, यानी ये उसकी हैबिट है। ऑलवेज का मतलब क्या होगा? हमेशा, यानी कि हैबिट। तो ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की हिंदी क्या होती है? सार्वभौम सत्य, है ना। कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई है तो थोड़ा मैं समझा दूं, यानी वो सत्य जो सबको पता हो, सब कोई उसको जानता हो, यूनिवर्सल है, वो छिपी हुई बात नहीं है, हिडन नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, यानी ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हम लोगों को पता नहीं है सूर्य पूरब में उगता है? सबको पता है। अब ये राइजेज की जगह लिख दे द सन रोज, ROSE, द सन रोज, यानी क्या हो जाएगा? सूर्य पूरब में उगा। ये तो एक्सक्लूसिव न्यूज हो जाएगा ना, उगा, यानी पहले कहीं और उगता था क्या? यानी पूरब में उगता था और आगे भी उगेगा, और पहले भी उगता था और अभी भी उगता है, यानी ये किसी भी हाल में इसका टेंस नहीं चेंज होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी पृथ्वी रिवॉल्व करती है लाइक दिस। तो अब क्या है? ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब रिवॉल्व्ड ईडी लग जाए या द अर्थ विल रिवॉल्व, जो कि क्वेश्चन में किया भी रह सकता है, तो वो एरर होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा कोई टेंस का हम यूज नहीं कर सकते। थर्ड यूज, प्लान्ड, यानी कि सुनियोजित, पहले से प्लान्ड है। कार्यक्रमों या क्रियाकलापों को व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह सुबह दिल्ली के लिए रवाना होगा। अब देखिए, ये देखने में और पढ़ने में, सुनने में क्या लग रहा है? फ्यूचर टेंस लग क्या रहा है भी, लेकिन लिख कैसे रहे हैं? ही लीव्स फॉर दिल्ली, क्योंकि प्लान्ड है, कोई टलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे केस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग फ्यूचर टेंस का ही आएगा।
लेकिन ही विल लीव लिखेंगे तो भी राइट, और ही लिव्स लिखते हैं तो भी राइट, क्योंकि प्लान्ड प्रोग्राम में हम सिंपल प्रेजेंट का भी यूज करें तो फ्यूचर टेंस का सेंस आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ही लिव्स फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग, तो स्टूडेंट को ये लग सकता है कि भविष्य की बात हो रही है तो यहाँ विल लिव होगा, तो विल लिव गलत नहीं है, लेकिन ये भी सही है। यानी अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको देना है नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनसे कोई क्लॉज शुरू हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है जब मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो। चलिए साधारण भाषा हम समझते हैं कि अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हों और क्लॉज का मतलब वाक्यांश होता है, दो बार विल या शैल आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो एक शैल या विल को हम हटा देंगे, वो एरर होगा। अब एरर कहाँ होगा? जिस साइड में इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर लिखा हो। एग्जाम्पल देखिए, पहले रॉन्ग वाला सेंटेंस देख लीजिए, इफ ही विल कम टू मी आई शैल टीच हिम। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है देख लीजिए, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। यदि वह मेरे पास आएगा, ये क्या है? फ्यूचर टेंस है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, ये भी फ्यूचर टेंस है। तब तो भाई ये सेंटेंस सही लग रहा है, इफ ही विल कम टू मी आई शैल टीच हिम, क्योंकि दोनों फ्यूचर है तो दोनों में विल शैल लग रहा है। लेकिन ऐसा होना रॉन्ग है। ऐसा होना क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब दो क्लॉजेज आ जाएं तो दोनों में शैल विल नहीं होना चाहिए, एक में रहेगा एक में हटेगा। तो किससे साइड हटेगा? जिस साइड में ये वर्ड जो भी मैंने बोला, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, उधर साइड से शैल विल एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ ही विल कम टू मी हुआ ना, तो ये विल एरर है, यानी एग्जाम में इस पार्ट में एरर कहेंगे हम। यहाँ पर ही विल कम टू मी नहीं होगा, इफ ही कम्स टू मी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स के साथ विल शैल का हम यूज नहीं करेंगे जब आगे एक शैल या विल आ चुका है। अनदर एग्जाम्पल, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यानी यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ भी फ्यूचर की ही बात हो रही है, तब दो बार विल शैल लगता है होना चाहिए, लेकिन अनलेस साइड से विल या शैल हटा देना है, क्योंकि अनलेस वाले क्लॉज में हमको सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, क्योंकि आगे विल या शैल आ चुका है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी दो बार शैल विल एक ही सेंटेंस में आ जाए तो ये सारे वर्ड जो भी मैंने बताया, ये सारे वर्ड इनके साथ शैल और विल लगा हो तो वो एरर होगा, उस साइड का शैल विल गलत होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी कोटेशन को व्यक्त करने के लिए, यानी किसी का कोई कोटेशन है तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कीट्स सेज, ये किसी ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा मतलब किसी का कोटेशन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी किसी का कहना है ये, तो उसका जो टेंस है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अनदर एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी सेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी उनका कोटेशन है, माई एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड विल सर्व द कंट्री। अब इसको हम अपने मन से इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, कोटेशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे कार्य जिससे परमानेंट एक्टिविटी यानी अस्थायी कार्य या नेचर यानी कि स्वभाव का बोध हो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, वी वर्क विद आवर हैंड, हम अपने हाथ से काम करते हैं। इसका मतलब है कि यह परमानेंट एक्टिविटी है, हाथ की जगह पैर से काम तो करेंगे नहीं, यानी ये परमानेंट एक्टिविटी नेचर है कि हम हाथ से ही काम करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर रहता वी वर्कड, हम लोगों ने अपने हाथ से काम किया, तो हाथ से सब काम करते हैं भाई, ये तो हमारी हैबिट है, परमानेंट एक्टिविटी है, पैर से थोड़ी ना करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कान से या हम अपने कानों से सुनते हैं, तो ये भी परमानेंट एक्टिविटी है, ये बदलने की चीज़ नहीं है, है ना। आँख से तो सुनेंगे नहीं, कान से ही सुनेंगे, परमानेंट एक्टिविटी है, और परमानेंट एक्टिविटी है तो सिंपल प्रेजेंट।
तो ये सारे यूजेज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये तो हो गया इसका यूज़ कि हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब तो हम ये समझें कि इसको हम ट्रांसलेट अगर करना चाहें, बहुतों को ये लगता है कि हम इसको बना नहीं पाते हैं, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। और इसको वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको पूरा इसका बनाने का भी नियम समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेट इसको करेंगे कैसे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बताया गया है। अब देखिए स्ट्रक्चर को जानिए। पॉजिटिव सेंटेंस यानी जो भी नॉर्मल हम सेंटेंस बोलते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मैंने पहले बता दिया है, बेस वर्ब होता है V1 और उसमें एस या एस लगा दें तो वो V5 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह पहचानना आना चाहिए। इसके लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके ज़रूर देख लें, जिससे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानना आ जाए। अब रही बात कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, अब समस्या ये है कि V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। जैसे गो और गोज, गो कहाँ लगाएंगे, गोज कहाँ लगाएंगे। डू V1 हो गया, डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, ये जानना चाहिए। तो अब V1 है वो किन वर्ड्स के साथ लगता है, वो है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल वर्ड्स हैं, इनके साथ जब भी लगना है V1 लगेगा। और V5 इनके अलावा रिमेनिंग वर्ड्स जितने भी इन पांचों के अलावा बच जाएं, उन सारे वर्ड्स के साथ हम यूज़ करेंगे V5। जैसे मैं एक आम खाता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, फिर आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ V1, तो ईट, आई ईट V1 और ऑब्जेक्ट हो गया अ मैंगो। वह स्कूल जाता है, अब वह यानी कि ही, अब ही देखिए रिमेनिंग वर्ड्स में आएगा, इसमें तो ही आ नहीं रहा है, ही के साथ क्या हो जाएगा V5 और गो का V5 क्या हो जाएगा, गो का गोज। तो सब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट ही, फिर ही के साथ V5 मतलब यस लगना, गो का गोस, और टू स्कूल, टू तो एक प्रीपोजिशन है, ही गोज टू स्कूल। तो अब स्ट्रक्चर देख लिए, सब्जेक्ट V1 या V5 देन ऑब्जेक्ट, आई ईट अ मैंगो, ही गोज टू स्कूल। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा फिर, आई मतलब V1 लेगा, आई रीड। अब वही रहता ही, तो ही के साथ हो जाता V5, ही रीड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लगेगा और इसमें अलग से हम डू या डज लगाएंगे, डू या डज एंड देन नॉट, और डू डज के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, प्लस ओ का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भी जैसे V1 V5 में प्रॉब्लम आती है, डू और डज में भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो ये जान लीजिए कि जिन वर्ड्स के साथ V1 लगता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल वर्ड्स, उनका निगेटिव बनाने के लिए हम डू का यूज़ करेंगे इन वर्ड्स के साथ, और बाकी वर्ड्स रिमेनिंग जो हैं बचे हुए के साथ डज का यूज़ करेंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए डू या डज की ज़रूरत है, तो डू और डज आप जान लीजिए यहाँ पे। अब एग्जाम्पल समझिए, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो अब हो गया सब्जेक्ट कौन, आई। अब आई के साथ मैंने क्या बताया, डू। आई डू नॉट बोलिए या डोंट बोलिए, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, डू नॉट या डोंट, आई डोंट, आई डू नॉट। और डू या डज के बाद हमेशा V1 का यूज़ होता है, तो आई डोंट ईट अ मैंगो। वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट बोलिए, तब देखिए रिमेनिंग वर्ड में ही आ रहा है, तो ही के साथ डज, तो ही डज नॉट या ही डजंट, कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। अब ही रहे आई रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा V1 होगा। क्यों? क्योंकि डोंट और डजंट के बाद हमेशा V1 का ही यूज़ होता है। चलिए ये होगा निगेटिव सेंटेंस। अब आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ करना क्या है, उसी डू या डज को सिर्फ सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर देना है।
जैसे निगेटिव बनाने के लिए क्या हुआ, निगेटिव के लिए डू डज में नॉट लग गया, लेकिन इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या करना होगा, तो डू या डज को सब्जेक्ट के पहले लिख देना होगा। और मैंने पहले ही बोला डू या डज आ गया तो V1 का यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जाएगा। अब जैसे एग्जांपल है, क्या मैं आम खाता हूँ, तो क्या मैं आम खाता हूँ यानी पहले डू या डज में कोई एक, तो आई के लिए मैंने पहले ही बताया है कि डू लगता है, तो पहले डू देन सब्जेक्ट आई, फिर V1 ईट और ऑब्जेक्ट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो। क्या वह स्कूल जाता है, अब क्या वह, तब ही सब्जेक्ट है, उसके पहले डू या डज में कोई एक आएगा, लेकिन ही के साथ तो डज आता है, तो डज ही, और डज हो या डू V1, तो डज ही गो टू स्कूल, है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप रिपीट करके वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। और कोई तरह का दिक्कत हो, मैंने हमेशा बोला है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव तो मैंने बता ही दिया। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है कि इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों का फैक्टर काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डोंट या डजंट से शुरू करेंगे। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो डू और डज तो सब्जेक्ट के पहले आएगा ही, और चूंकि निगेटिव भी है तो इसमें नॉट भी लगाना है। तो डोंट या डजंट का हम यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो क्या मैं आम नहीं खाता हूं तो डोंट और डजंट में को यूज करना है, लेकिन आई के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि डू लगता है, इसलिए डोंट आई, और उसके बाद तो V1 लगना ही है डू डज के बाद, तो डोंट आई ईट अ मैंगो। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह आ रहा है ही के लिए डजंट होता है, और V1 तो होना ही है, तो डजंट ही गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। अब WH फैमिली मतलब क्या, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, जिसमें WH वर्ड आता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जैसे डू डज अगर हम बोलते हैं डज ही गो, तो जवाब क्या होगा, यस या नो, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जो मैंने जस्ट बताया। लेकिन इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, WH वर्ड मतलब व्हेन डू यू गो, तो बताना पड़ेगा कि कब, यस और नो से काम नहीं चलेगा, यानी इसमें WH वर्ड आता है, इसीलिए इसको WH फैमिली कहते हैं। अब WH यहाँ लिखा है, मतलब WH में कोई भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से, व्हेन, व्हाई, वेयर, कुछ भी हो। उसके बाद डू या डज जैसे लगाते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट V1 तो होगा ही चूंकि डू और डज आ गया है, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क चूंकि इंट्रोगेटिव ही है। जैसे एक होता है क्या मैं खाता हूँ, तो मैं बोलूँगा डू आई ईट, लेकिन मैं क्या खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ का जवाब यस या नो होगा, लेकिन मैं क्या खाता हूँ, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है क्या, व्हाट, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, WH, और चूंकि आई सब्जेक्ट है तो डू, व्हाट डू आई, और इसके बाद V1। वह कहाँ जाता है, अब कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, WH वर्ड है, और चूंकि ही आ रहा है तो ही के पहले डज का यूज होता है, डज के बाद V1, वेयर डज ही गो। आगे बढ़ते हैं। WH फैमिली प्लस निगेटिव, यानी WH जैसे होता है वैसे होगा, और डोंट डजंट तो लगेगा ही, प्लस सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, यानी WH वर्ड भी है या और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, तो वाई WH फैमिली का वर्ड है। फिर डोंट क्यों, चूंकि आई आ रहा है, वाई डोंट आई, और डोंट डजंट के बाद तो V1 लगता ही है, तो वाई डोंट आई ईट अ मैंगो। वह स्कूल कब नहीं जाता है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है व्हेन, तो WH फैमिली का वर्ड है व्हेन, और वह के लिए डजंट का यूज होगा व्हेन डजंट, फिर V1 ही गो टू स्कूल। तो जितने तरह के सेंटेंस बनते हैं वो सारा मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर के साथ लिख दिया है, एग्जाम्पल के साथ लिख दिया है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप
वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अब देखिए कि मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी दिया है, आप इसको बनाकर इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दें। कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछें। ये 5 सेंटेंसेस मैंने दिया है, इसको आप ट्रांसलेशन करके मुझे जवाब दें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये हो गया ट्रांसलेशन। और आगे एक चीज़ है कि आप एक सेंटेंस देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है। अगर एरर है तो ए बी सी डी किस पार्ट में, और एरर नहीं है तो नो एरर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू, बाय।